ऊपर ससुराल नीचे मायका। नेहा अपने घर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। नेहा और उसके माता पिता पिछले 2 साल से एक ही घर में थे और उन्हें शहर आए 30 साल से ऊपर हो चुका था। पर इतने समय के बाद भी उसके माता पिता कभी अपना खुद का घर नहीं खरीद पाए। ऐसे ही एक दिन मकान मालिक आता है और नेहा की माँ आशा देवी से कहता है, आशा बहन, अब आपको ये घर खाली करना होगा क्योंकि ये घर मैंने बेच दिया है। पर क्यों भाई साहब, घर बेचने से पहले एक बार हमारे बारे में तो सोच लेते। आप कितने अच्छे हैं, हमारी कितनी अच्छी बनती है। 2 साल से हम आपके घर में हैं, पर ना हमें कभी आपसे कोई शिकायत हुई है और ना ही आपको हमसे। क्या करें बहन, अगर मेरी भी बेटी होती तो आपकी तरह अपनी बेटी के साथ सुखी रहता। पर मेरे तो नालायक 2 बेटे हैं, बंटवारे के लिए इस तरह से लड़ रहे हैं मानो जैसे एक दूसरे का खून ही कर डालेंगे। इसलिए मुझे ये जमीन बेचनी पड़ी। आपके पास 10 दिन का टाइम है, कोई दूसरा मकान ढूंढ लेना। इतना बोलकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है। रात को जब नेहा के पिता आदर्श घर आते हैं तो आशा देवी आदर्श से कहती है, लो जी, ये घर भी अब खाली करना है। अगर आप अपना खुद का घर नहीं खरीद सकते तो ढंग का कोई घर ढूंढ लेना जहाँ हम अपनी बेटी के साथ रह सके। अब हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है, छोटी बच्ची नहीं है जिसे लेकर हम घर घर भटके। आशा, मुझे अकेला दोष मत दिया करो। शहर में घर लेना कोई मामूली बात नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले मुझे अपना खुद का घर लेने दो, तब नेहा को लेकर आना। पर तुम्हें तो लगा कि मैं कोई लड़कीबाजी कर रहा हूँ, आगे बेटी को लेकर। आप दोनों फिर से लड़ने लगे। मुझे समझ नहीं आता आप दोनों छोटी छोटी बातों पर इतना क्यों लड़ते हो। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ आप दोनों से। हे भगवान, मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा मत देना। मुझे मेरा जीवन साथी ऐसा देना जो मुझसे कभी न लड़े और मेरी बातों को समझे। नेहा अपने माता पिता की लड़ाई से परेशान हो चुकी थी। अब इसी तरह से 10 दिन बीत जाते हैं और आखिरकार आदर्श को एक घर मिल ही जाता है। 10 दिनों बाद आदर्श नेहा और अपनी बीवी के साथ यशपाल जी के घर जाते हैं। अब हमारे नए मालिक यशपाल जी हैं। वो इस घर में अपने बेटे और बीवी के साथ रहते हैं। ऊपर वाला माला उनका है, इसलिए तुम दोनों कभी ऊपर मत जाना। उन्होंने सिर्फ नीचे वाला घर हमें किराए पर दिया है। आप तो हमें सिखा रहे हो जैसे हम छोटे बच्चे हैं और भागकर उनके घर में बैठे रहेंगे। अरे भाग्यवान, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यशपाल जी मिलिट्री में रह चुके हैं। उनका गुस्सा उनके नाक पर रहता है। मैं नहीं चाहता कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से उन्हें परेशानी हो। आदर्श नेहा और आशा को सब कुछ अच्छे से समझा देता है। नेहा और आशा भी अच्छे से उस घर में रहते हैं और घर को साफ सुथरा रखते हैं ताकि कभी भी कोई बहस ना हो। पर कहते हैं ना, जिनका मिलन लिखा होता है वे मिलकर ही रहते हैं। हर महीने यशपाल का बेटा नितिन किराए लेने के लिए नीचे आता है और अगर आशा के घर में कोई कमी होती है तो उसी कमी को भी ठीक करने के लिए नितिन आता है। इसी तरह से नेहा और नितिन की मुलाकात होती है। समय बीतता जाता है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। ऐसे ही एक दिन नेहा और नितिन एक मार्केट में घूम रहे होते हैं। नेहा, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम जिस चीज पर हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी होगी। तो लो, मैंने तुम पर हाथ रख दिया। तो अब बताओ कब बात करोगे मेरे और अपने लिए अपने घर में, और कब बताओगे उन्हें हम दोनों के बारे में? आज तुमने मुझ पर हाथ रखा है तो अब मुझे आज ही बताना होगा। चलो घर चलते हैं। मैं आज ही जाकर तुम्हारे घर वालों से बात कर लेता हूँ और अपने घर वालों से भी। पर तुम्हारे पापा को गुस्सा तो नाक पर रहता है, क्या वे मुझे अपनाएंगे? बच्चों के लिए माँ बाप कुछ भी कर सकते हैं। नितिन को खुद पर भरोसा था, इसलिए वे घर जाकर नेहा और अपने घर वालों से बात करता है। पर दोनों के घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ हो जाते हैं। नालायक निकम्मा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू इस गरीब लड़की का हाथ थामे? अरे ये हमारे किराएदार हैं और मैं इस किराएदार वाली लड़की को अपनी बहू रानी कभी नहीं बनाने वाला। क्यों, तुमने अपनी बेटी को यही सब सिखाया है क्या? हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छी सीख दी है। आपके बेटे ने अपने प्यार के जाल में हमारी बेटी को फंसाया है और वैसे भी हमें भी कोई शौक नहीं है ऐसे घर में अपनी बेटी देने का जिस घर का मुखिया पागल है, सनकी है। अरे मिलिट्री में रह चुके हो तो क्या गुस्सा नाक पर लेकर जाओगे? देख रहा है तू, इसके घर वालों को बात करने की भी तमीज नहीं है और तू ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहता है। और तुम लोग निकल जाओ मेरे घर से, ढूंढ लो अपने लिए दूसरा घर। अरे ऐसे कैसे घर खाली कर दे? 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अभी तो सिर्फ 6 ही महीने हुए। 6 महीने अब भी बाकी है हमारे पास। आप लोग जाओ अपने घर में ऊपर। यशपाल को बहुत गुस्सा आता है और वे अपने बेटे को घर के ऊपर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ आदर्श और आशा भी नेहा से इस बात से बहुत नाराज होते हैं। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं।
और नेहा नितिन से मिल नहीं पाती और आखिरकार एक दिन वे दोनों छुपकर बाहर मिलते हैं। मुझे लगा था हमारे घर वाले मान जाएंगे, पर ये तो मानने से इनकार कर रहे हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा है कि हम दोनों इनके खिलाफ जाकर शादी कर लें। अगर ऐसा हो गया तब तो इन्हें हमें अपनाना ही पड़ेगा। इतना बोलकर नितिन नेहा से शादी कर लेता है और उसे अपने घर की बहू बना लेता है। कुछ देर बाद नितिन और नेहा जब घर पहुंचते हैं तो आशा और यशपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नालायक, आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो तूने इसे मेरे घर की बहू बना दिया? तू मेरे खिलाफ गया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। नेहा बेटा, तूने इस लड़के के लिए अपने माँ बाप को धोखा दिया। गलती हमारी ही है। मैंने कहा था तेरे पापा से ये घर खाली कर दे, पर ये मेरी सुनते कहाँ हैं। माँ, नितिन बहुत अच्छा लड़का है और मुझे एक शांति वाला घर चाहिए था। पापा, जो होना था वो हो गया। अब हमें माफ करो और अपना लो नेहा को। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल वैसी जैसे आपको चाहिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी यशपाल नहीं मानता, पर नेहा के माता पिता मजबूर थे क्योंकि उनकी तो बेटी थी। वो इस रिश्ते को अपना लेते हैं, पर यशपाल इस रिश्ते को नहीं अपनाता और अपने बेटे और बहू को घर से निकाल देता है। तुमने जो किया वो गलत था। मेरी बेटी का ऊपर ससुराल नीचे मायका हो गया। तुम्हारे पिता हमें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास अभी 5 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बाकी है। इसलिए जब तक तुम्हारे पापा मान नहीं जाते और हमें दूसरा घर नहीं मिल जाता, तुम यहीं नीचे हमारे साथ रह लो। आखिर अब ये भी तो तुम्हारा ही ससुराल है और हमारी नेहा बेटी का मायका। अब नितिन अपने ही घर में अपने ससुराल वालों के साथ नीचे रहता है। अब नीचे नेहा का मायका था और ऊपर ससुराल। नेहा हर रोज अपने ससुराल जाती और अपने ससुर को मनाने की कोशिश करती। समय यूं ही बीतता रहता है, पर यशपाल नहीं मानता और एक दिन यशपाल को पता चलता है कि नेहा माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही यशपाल की सारी नाराजगी खत्म हो जाती है और वे खुद नीचे जाकर अपने बेटे से कहता है, पता नहीं आजकल की कैसी पीढ़ी है। माँ बाप ने गुस्से में क्या कह दिया कि घर से निकल जाओ, सामान उठाते हैं और घर से निकल जाते हैं। जरा भी कोशिश नहीं करते माँ बाप को समझने की और उन्हें समझाने की। अब अपने घर चलो, घर ज्यादा दूर नहीं है बहू तुम्हारा, ससुराल ऊपर ही है, ये नीचे तुम्हारा मायका है। इसका मतलब पापा आपने हमें अपना लिया। मेरी बहू माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहू मेरे घर के बच्चे को अपने मायके में जन्म दे। इसलिए ऊपर चलो। और एक बात, मेरे समधी समधन भटके मुझे मंजूर नहीं, इसलिए वो लोग जब तक यहाँ चाहे रह सकते हैं। यशपाल की सारी नाराजगी खत्म हो गई थी और ये सब कुछ नेहा के होने वाले बच्चे की वजह से हुआ था। अब इस तरह से नेहा ऊपर अपने ससुराल में रहती है और नीचे उसका मायका। जब नेहा का दिल करता है तो वह नीचे मिलने आ जाती है। नेहा का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहाँ आती है और सपना से बोलती है, अरे ओ करमजली, आज खाना मिलेगा या नहीं, या फिर पूरा दिन घर के कामों में ही लगी रहेगी? माँ जी, बस रसोई का काम खत्म हो चुका है। मैं आपके लिए खाना लेकर ही आने वाली थी। आप बस मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अभी आपके लिए खाना लगा देती हूँ। तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे किसी भी काम में देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? जी माँ जी, जानती हूँ। ठीक है, मेरे कमरे में खाना लेकर आ जा। सपना फटाफट रोटियां बनाकर अपनी सास के लिए खाना उसके कमरे में ले जाती है, पर जल्दी की वजह से सपना से एक रोटी जल जाती है। अब जैसे ही सुमित्रा जली हुई रोटी देखती है, वो सपना को खड़ी खोटी सुनाने लगती है। जैसा तेरा रंग है ना काला, वैसे ही तूने रोटी भी जलाकर काला कर दिया है। अरे कलमुही, तेरे माँ बाप ने तुझे कोई काम नहीं सिखाया है क्या घर का? अरे अगर हमें पहले ही बोल देती कि तुझे घर का कोई काम नहीं आता, फिर हम तुझे इस घर की बहू ही नहीं बनाते। एक तो तेरे उस बुढ़े बाप ने दहेज के नाम पर हमें एक फूटी कौड़ी नहीं दी, ऊपर से अपनी काली बेटी हमारे सर पे मार दी, जिसे घर का कोई काम सही से करने ही नहीं आता। माँ जी, आपको लेट काम पसंद नहीं, बस इसी वजह से जल्दी के चक्कर में एक रोटी जल गई। मुझे माफ कर दीजिए। अरे मेरी प्यारी कल्लो रानी बहू, गलती की माफी नहीं बल्कि सजा होती है, और अगर मैंने तुझे तेरी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दिया तो तू आगे जाकर बहुत बड़ी गलती करेगी। इतना बोलकर सुमित्रा पास में रखा डंडा उठाकर सपना को मारने लगती है। अब इसी तरह से बेचारी गरीब सपना अपना रंग काला होने की वजह से अपने पति और सास की खड़ी खोटी सुनती है। ना तो उसे उसकी सास से किसी भी तरह का कोई सुख मिलता और ना ही पति से। ऐसे ही एक दिन
विनोद जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर मैंने कल आपको एक लड़की के साथ कार में घूमते हुए देखा। आप घर से ये कहकर जाते हैं कि आप काम पर जाते हैं, पर मुझे शक है कि आप काम पर ना जाकर किसी दूसरे लड़की के साथ घूमते हैं। ओह, तो अब तू मुझ पर नजर रखने लगी है, जासूसी करती है। नहीं विनोद जी, वो तो कल मैं सब्जी लेने के लिए मार्केट गई थी, तभी मेरी नजर आप पर पड़ गई। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वो आपकी कोई कस्टमर या बॉस है, पर आप उनके साथ जिस तरह से फ्लर्ट कर रहे थे, देखकर ऐसा लगा मानो जैसे आपका और उस लड़की का अफेयर चल रहा है। देख, अगर तू चाहती है कि मैं तुझे तलाक ना दूं और तू मेरे साथ मेरी बीवी बनकर इस घर में पड़ी रहे, तो अपना मुंह, दिमाग और आंख बंद करके रखा कर। खबरदार अगर तूने इस बारे में घर में किसी को भी बताया, और हाँ, चल रहा है मेरा अफेयर उस लड़की के साथ, बोल क्या कर लेगी? विनोद जी, आप मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं दे सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। इसी बात का तो दुख है मुझे कि तू मेरी पत्नी है। अरे मुझे एक अमीर लड़की चाहिए थी, गोरी चिट्टी, जो मेरा ख्याल रख सके, जिसे मैं कहीं पर भी अपने साथ ले जा सकूं। पर मुझे बीवी के रूप में तू मिली। तेरे रंग की तरह तेरा काला साया मुझे मिला। मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीवी कहते हुए, तुझे अपने साथ बाहर ले जाते हुए। विनोद सपना को खड़ी खोटी सुना ही रहा होता है कि ये सारी बात उसकी माँ सुमित्रा सुन लेती है। अपनी माँ को कमरे के बाहर देख विनोद के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी माँ को सफाइयाँ देने लगता है। माँ, आपने जो भी सुना वो सब सच नहीं है। ये तो बस मैं सपना को सुनाने के लिए बोल रहा था। मेरा किसी भी लड़की के साथ कोई अफेयर वफेयर नहीं चल रहा है। अरे लल्ला, इतना परेशान क्यों हो रहा है? अगर तेरा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो खुद परेशान हूँ इस कलमुही से। तेरे बाबूजी के जो कारनामे थे उन सबको हम क्यों भुगते? खुद तो आराम से भगवान के पास चले गए हैं हमारे सर पे ये काली बहू को छोड़कर। और तेरा जिस लड़की से अफेयर चल रहा है ना, तो उसी लड़की से शादी कर लेता। क्या माँ, आप सच कह रही हो? आपको मेरे अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं सच में कोमल से शादी कर सकता हूँ? हाँ बेटा, क्यों नहीं? अगर लड़की गोरी और अमीर है तो। माँ, फिक्र मत करो, कोमल बहुत गोरी और अमीर है। उससे शादी करने के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, और वो तो मुझसे शादी करने के लिए पागल है। पर मेरे होते हुए आप इस घर में मेरी सौतन नहीं ला सकते। तो फिर तुम चली जाओ, तुम्हारे जाने के लिए इस घर के दरवाजे खुले। गेट आउट। इस तरह से बहुत जल्द विनोद कोमल नाम की गोरी और अमीर लड़की से शादी करके उसे घर ले आता है। कोमल आते ही सपना को घर से बाहर निकाल फेंकती है। मेरी प्यारी गरीब काली सौतन, अब तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है, इसीलिए फटाफट अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। क्यों विनोद और मम्मी जी? अरे करम जली कहीं की, मेरा मुंह क्या देख रही है? निकल इस घर से। इस तरह से सुमित्रा, विनोद और कोमल मिलकर सपना को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। क्योंकि कोमल काफी अमीर थी, इसलिए उसका घमंड भी काफी बड़ा था। वो अपनी मर्जी से घर में आती और जाती और घर का कोई काम नहीं किया करती। अब सुमित्रा को ही अकेले घर का सारा काम करना पड़ता। वो घर के काम करके परेशान हो चुकी थी, इसलिए एक रात 3 बजे कोमल पार्टी करके घर आती है तो सुमित्रा कोमल से कहती है, कोमल बहू, अब तेरी शादी हो चुकी है, ये तेरा ससुराल है। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू दिन रात यहाँ वहाँ पार्टी करने जाएगी। तू इस घर की बहू है, और घर की बहू होने के नाते तू इस घर की जिम्मेदारी को नहीं उठाएगी तो कौन उठाएगा? मैं कब तक इस घर को अकेले संभालूंगी? मेरी बूढ़ी सासू माँ, आपकी जिस गरीब काली बहू ने आपकी इतनी इज्जत करी, आप दोनों माँ बेटे ने मिलकर क्या किया उसके साथ? उसे इस घर से धक्के मारकर निकाल दिया। फिर क्या गारंटी है कि अगर मैं आप लोगों की इज्जत करूंगी तो आप दोनों माँ बेटे मिलकर मुझे इस घर से नहीं निकालोगे? इसीलिए जैसे वो सपना घर के काम करती थी, वैसे अब आप इस घर के काम करो, और अब से मुझसे इस तरह से बात मत करना, समझी? कोमल का असली रूप देखकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपनी बहू सपना की याद आती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमित्रा अपने किए पर पछताने लगती है। तो वहीं दूसरी ओर विनोद को भी अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। और ऐसे ही एक दिन, कोमल, तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? तुम क्या कहीं जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही विनोद, बल्कि इस घर से तुम और तुम्हारी माँ जा रहे हैं। ऐसे ही मैं अमीर नहीं हुई हूँ, तुम जैसे बेवकूफ लोगों को अपने प्यार के जाल में फंसा कर अमीर हुई हूँ।
तुम जैसे न जाने कितने लड़कों से मैंने शादी करी और उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली है मैंने। धोखेबाज लड़की, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी भोली भाली बीवी को धोखा दिया, उसे इस घर से धक्के मारकर निकाला और तुम हमें ही हमारे घर से निकाल रही हो। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तुम दोनों माँ बेटों को जो करना है कर लो, क्योंकि तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है, इसीलिए तुम दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और जो उस मासूम सपना का नहीं हुआ वो मेरा क्या सगा होगा। चलो अब निकलो इस घर से। इस तरह से कोमल अपनी सास और पति को घर से धक्के मारकर निकाल देती है, जिसके बाद विनोद और सुमित्रा को उनके किए की सजा मिलती है और वो दोनों दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। सपना का रंग काला था और वो गरीब परिवार से थी। दहेज में सपना अपने साथ कुछ नहीं लाई थी। बस यही वजह थी कि उसकी सास सुमित्रा और उसका पति विनोद उसे शराबी पसंद नहीं करते थे। ऐसे ही एक दिन सपना घर में काम कर रही होती है कि तभी अचानक से सुमित्रा वहां आती है और सपना से बोलती है,